जी, तो आज हम डेफिनेट इंटीग्रल के बारे में बात करेंगे। इंटीग्रल से रिलेटेड वीडियोस आपने वॉच कर ली होंगी। तो डेफिनेट इंटीग्रल जो है ये इसमें एक पर्टिकुलर मैंने टॉपिक अलग से चुना है कि कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स हैं जिनकी मदद से कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से इंटीग्रेट किया जा सकता है। अच्छा, उन प्रॉपर्टीज को पहले मैंने सेपरेट लिख रखा है ताकि इसको एक्सप्लेन करने में आसानी हो जाए। सबसे पहले तो ये है कि अगर दो फंक्शन इस तरह के हों कि एक f और g के दरमियान ये रिलेशन हो कि f स्मॉलर हो g से, स्मॉलर इस सेंस में कि f ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू g ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंग टू द इंटरवल a b या डोमेन जो भी है, देन उनके इंटेग्रल्स के दरमियान में भी यही ताल्लुक होता है। यानी डेफिनेट जो ताल्लुक फंक्शंस के दरमियान है उनके डेफिनेट इंटेग्रल्स में भी वही ताल्लुक है कि अगर f स्मॉलर है तो डेफिनेट इंटेग्रल ऑफ f जो नंबर मिलने वाला है वो भी लेसर होगा डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ g से। अच्छा, ये एक और प्रॉपर्टी है कि अगर हम मॉड ऑफ इंटीग्रल लें तो वो लेस देन और इक्वल होता है इंटीग्रल ऑफ मॉड ऑफ द फंक्शन f। मैंने जितने भी एमसीक्यूज अभी आज लिखे हैं उनमें ये प्रॉपर्टी यूज नहीं होती, लेकिन वैसे आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी है कि इंटीग्रल फ्रॉम a टू b f ऑफ x dx इज सेम एज इंटीग्रल फ्रॉम a टू b, और इस x की जगह हम a प्लस b माइनस x को रिप्लेस कर सकते हैं। ओके, यानी इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स और इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, इन दोनों का आंसर हमेशा सेम होता है। तो अगर हम इसमें a को 0 पुट कर दें और b को a पुट कर दें तो यहीं से ये नीचे वाली प्रॉपर्टी भी मिल जाती है कि इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू a f ऑफ x dx दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू a f ऑफ a माइनस x एंड dx। क्योंकि वहां ऊपर a और b थे तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों ऐड हुई थी और उसमें से x माइनस हुआ था। तो यहाँ पर अपर लिमिट a है, लोअर लिमिट 0 है, तो a प्लस 0 विल बी a, सो a माइनस x। तो ये ऊपर वाली प्रॉपर्टी का ही स्पेशल केस है ये नीचे वाली प्रॉपर्टी। ओके, नेक्स्ट एक और प्रॉपर्टी है कि इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू a f ऑफ x dx, ये याद रहे कि इसमें लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट कोई भी a है, तो इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू a/2। यानी हम दो इंटीग्रल ले रहे हैं, एक ये इंटीग्रल इसकी लिमिट भी 0 से a/2 है और दूसरा इंटीग्रल की लिमिट भी 0 से a/2 है। लेकिन फंक्शंस देखिए क्या ताल्लुक है कि यहाँ ये एफ ऑफ एक्स है और ये क्या है, एफ ऑफ ए माइनस एक्स है। तो इस प्रॉपर्टी को हम अक्सर औकात इन एमसीक्यूज में यूज करने वाले हैं कि किसी भी लिमिट 0 से, लेकिन स्टार्ट कहाँ से है, 0 से है, तो 0 से a तक अगर हम उसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो हम उसे 0 से a/2 तक इंटीग्रेट कर लें उसी फंक्शन को, और फिर 0 से a/2 तक इंटीग्रेट करें लेकिन एफ ऑफ ए माइनस एक्स को। अब ये कब एप्लीकेबल है? बाज औकात 0 से a तक इंटीग्रेट करना प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, जबकि 0 से a/2 तक इंटीग्रेट करना आसान हो सकता है। सो उस सूरत में इस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल किया जाना चाहिए, और इससे भी ज्यादा यूजफुल है ये इसका वेरिएंट कि अगर हम 0 टू a f ऑफ x dx ले लें, और ये बाज औकात ऐसा हो सकता है कि f ऑफ a माइनस एक्स इक्वल हो माइनस f ऑफ x। तो अगर f ऑफ a माइनस एक्स और माइनस f ऑफ x इक्वल होंगे तो इसका मतलब ये है कि यहाँ ये जो एफ ऑफ ए माइनस एक्स है इसकी जगह हम लिखेंगे माइनस एफ ऑफ एक्स। तो अगर यहाँ माइनस एफ ऑफ एक्स लिखेंगे तो यहाँ ये प्लस रह जाएगा और यहाँ ये नेगेटिव बन जाएगा। तो फिर ये दोनों सेम सेम लेकिन अपोजिट सिंबल के साथ, तो आंसर क्या आएगा इंटेग्रल का, 0 बन जाएगा। और अगर ऐसा हो कि एफ ऑफ ए माइनस एक्स इक्वल हो जस्ट एफ ऑफ एक्स, यानी फिर वो नेगेटिव ना हो बल्कि जस्ट एफ ऑफ एक्स हो, तो फिर इस एफ ऑफ ए माइनस एक्स की जगह लिखा जाएगा एफ ऑफ एक्स। तो ये दोनों इंटेग्रल सेम बन जाएंगे, इंटेग्रल फ्रॉम 0 टू a/2 एफ ऑफ एक्स एंड प्लस इंटेग्रल फ्रॉम 0 टू a/2 एफ ऑफ एक्स। तो ये टोटल इंटेग्रल किसके इक्वल हो जाएगा, 2 टाइम इंटेग्रल फ्रॉम 0 टू a/2 एफ ऑफ एक्स एंड dx। तो ये दोनों कंडीशन साथ साथ आपको याद रहनी चाहिए कि अगर एफ ऑफ ए प्लस ए माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल है तो फिर इंटेग्रल फ्रॉम 0 टू a एफ ऑफ एक्स 0 के इक्वल होगा, और दूसरी सूरत में ये 2 होगा। ओके, और बाज़ औक़ात ऐसा हो सकता है कि ये इन दोनों में से कोई भी ना हो तो फिर इसी को डायरेक्ट अप्लाई कर देना अच्छा है। और एक और प्रॉपर्टी है कि इंटीग्रल फ्रॉम माइनस ए टू ए, ये पहले हम डिस्कस भी कर चुके हैं लेक्चर्स में कि माइनस ए से ए तक अगर हम इंटीग्रेट करना चाहते हैं और ये जो फंक्शन है अगर तो ये इवन फंक्शन है यानी एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो ये बन जाएगा 2 टाइम इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू ए एफ ऑफ एक्स dx।
और अगर ये ऑड फंक्शन है, मीन एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, तो उस सूरत में ये इंटेग्रल 0 के इक्वल होगा। ओके क्या ओके तो नेक्स्ट है मीन वैल्यू थ्योरम फॉर इंटेग्रल्स। मीन वैल्यू थ्योरम क्या बताता है कि अगर एफ एक ऐसा फंक्शन हो जो कंटिन्यूअस हो, ओके अगर फंक्शन एफ कंटिन्यूअस हो इस इंटरवल ए बी में, तो उस क्लोज इंटरवल ए बी में ऐसा सी एक लाजमी होगा जिसके लिए हम लिख सकें कि एफ ऑफ सी इज इक्वल टू 1/b माइनस ए इंटेग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। और ये जो वैल्यू है इसको बोलते हैं मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू ऑफ मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ एफ। तो बाज औकात क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि एक फंक्शन दिया गया हो, उसके इंटरवल भी दिया गया हो और कहा जाए कि इस इंटरवल पर इसकी मीन वैल्यू फाइंड करें। ओके ओके करीम साहब कह रहे हैं जी इस रिजल्ट को बाय ग्राफ एक्सप्लेन कर दें। जी जरूर कर देते हैं। यानी ये जो रिजल्ट है इसमें अगर आप इन दोनों साइडों को देखें तो इसका मतलब क्या है, मैं इसको थोड़ा सा ग्राफिकली एक्सप्लेन करने लगा हूं। फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ओके हम एक फंक्शन बना लेते हैं। एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है जो कि कंटिन्यूअस है। फॉर एग्जांपल ये एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और उसकी इंटरवल कहां से कहां तक है, ए से बी तक है। तो ये रिजल्ट हमें ये बताता है कि अगर हम ये वाला एरिया फाइंड करें, इंटेग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो ये डेफिनेट इंटेग्रल में मतलब एरिया की बात हो रही है, तो ये इसके इनसाइड एरिया होगा। ओके और इसकी लेंथ ले लें बी माइनस ए, चलें इसको इधर ले जाएं, यानी हम इसको यूं भी तो लिख सकते हैं ना कि बी माइनस ए एफ ऑफ सी दैट इज इक्वल टू इंटेग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स एंड डी एक्स। तो एक साइड पे उसका एरिया है और दूसरी साइड पर क्या है, एक्चुअली एक रेक्टेंगल बन रही है जिसकी विड्थ b माइनस ए है और जिसकी हाइट f ऑफ c है। यानी ये थ्योरम हमें ये बताता है कि जितना एरिया यहाँ पर पहले कवर हो चुका है, ब्लैक में हमने शेड किया है, उतना एरिया एक और तरह से भी मालूम किया जा सकता है। कैसे, हम a और b के दरमियान हमेशा एक ऐसा c हमें लाजमी मिल जाएगा कि c हाइट आप लें और उतनी हाइट की एक रेक्टेंगल बना दे। ओके यानी ये जो अब मैंने एक नई रेक्टेंगल बनाई है ग्रीन वाली, इस ग्रीन में भी उतना ही एरिया होगा जितना पहले हमने शेड किया है फंक्शन एफ से नीचे। तो ये मीन वैल्यू थ्योरम हमें बताता है कि अगर ए से बी तक आप फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं यानी एरिया फाइंड करते हैं फंक्शन से नीचे और एक्स एक्सिस से ऊपर, उतना एरिया एक और रेक्टेंगल बनाकर भी बनाया जा सकता है, हासिल किया जा सकता है। और वो रेक्टेंगल क्या है, उसकी हाइट एफ ऑफ सी होगी, जबकि सी उसी ए बी के दरमियान कोई सा एक नंबर होगा और लाजमी होगा, और उसकी जो लेंथ है या विड्थ है वो बी माइनस ए होगी। सी का यूनिक होना जरूरी नहीं है। असदुल्ला पूछ रहे हैं कि क्या ये सी इस इंटरवल में यूनिक होगा। नहीं, यूनिक होना जरूरी नहीं है। एक से ज्यादा सी भी ऐसे मिल सकते हैं जिनके लिए ये यानी इस रेक्टेंगल का एरिया एरिया अंडर द कर्व के इक्वल होगा। जीरो टू ए को हम जीरो टू ए में टू क्यों कन्वर्ट करते हैं, क्या रीजन है, डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते? जी कर सकते हैं बिल्कुल। शराज पूछ रहे हैं कि ये जो ऊपर हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, 0 से a/2 हम इसे क्यों कन्वर्ट करते हैं, तो ये समटाइम्स इंटीग्रेशन में आसानी हो जाती है। या आगे हम इसके एमसीक्यूज टैकल करते हैं तो उसमें आप देखेंगे कि किस तरह से ये हेल्पफुल है इन इसकी लेंथ को 0 से a की बजाय 0 से a/2 में कन्वर्ट कर लेने में। ओके नेक्स्ट है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। ये सबसे ज्यादा अहम है मैं समझता हूँ, क्योंकि जैसा कि इसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम है, तो ये उतना ही ज्यादा अहमियत का हामिल है। क्या कहा गया है कि हमारे पास एक फंक्शन है। चलें इसको, इस स्टेटमेंट को ही देखिए कि हम इसको इंटेग्रल है। पिछले दिनों मुझसे कोई पूछ रहा था ये डिस्कशन ग्रुप में भी कि जी ये कैसे करेंगे, क्या हम पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे पहले इंटीग्रेट करेंगे? तो कुछ भी नहीं करना। हमारे पास एक इंटेग्रल है, उस इंटेग्रल की लोअर लिमिट में जी ऑफ एक्स है।
अपर लिमिट में एच ऑफ एक्स है, यानी दो फंक्शंस ऑफ एक्स हैं, और एफ ऑफ टी है डी टी, यानी अगर देखा जाए तो यहाँ पहले इसको इंटीग्रेट करना चाहिए, उसकी अपर लिमिट एच ऑफ एक्स पुट करनी चाहिए, माइनस लोअर लिमिट जी ऑफ एक्स पुट करनी चाहिए, फिर उसको डिफरेंशिएट करना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो वो किसके इक्वल होगा? यानी ये सारा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बल्कि आप जस्ट इसको इसकी राइट हैंड साइड को देखें तो आप समझ जाएंगे कि ये क्या हो रहा है। राइट हैंड साइड पर क्या करें, आप इस फंक्शन में अपर फंक्शन पुट करें, अपर लिमिट वाला फंक्शन एच ऑफ एक्स, और उस फंक्शन का डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, माइनस इसी फंक्शन में लोअर लिमिट वाला फंक्शन पुट करें जी ऑफ एक्स, और उस फंक्शन का डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इस तरह से यहाँ पर हमें ना तो डिफरेंशिएट करने की जरूरत है, ना इंटीग्रेट करने की जरूरत है। आप यूं समझ लें कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन आपस में कैंसिल हो गए। ये सिर्फ आपको एक इंट्यूटिव आइडिया दे रहा हूँ कि ये इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। लेकिन ये जो फंक्शन इसमें एच ऑफ एक्स इन्वॉल्व है, पहले फंक्शन में ऊपर वाला फंक्शन पुट करें, लेकिन फिर इसका डेरिवेटिव भी साथ में मल्टीप्लाई करें, और इसी तरह से माइनस करके फंक्शन में लोअर लिमिट पुट करें, और फिर लोअर लिमिट का डेरिवेटिव भी साथ में मल्टीप्लाई कर दें। तो ये है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। बाज़ औक़ात इसे यूं बताया जाता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ इंटेग्रल फ्रॉम ए टू एक्स एफ ऑफ टी डी टी, तो ये इक्वल होता है जस्ट एफ ऑफ एक्स। क्यों एफ ऑफ एक्स क्यों लिखा जाता है? क्योंकि अपर लिमिट एक्स है, एक्स का डेरिवेटिव साथ में लेंगे तो वो 1 होगा, माइनस लोअर लिमिट पुट करें तो एफ ऑफ ए, और फिर ए का डेरिवेटिव लेंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो इस वजह से इसे जस्ट एफ ऑफ एक्स भी लिखा जाता है। तो ये इसका जनरल वेरिएंट है जो मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि अगर अपर लिमिट में भी एक फंक्शन हो, लोअर लिमिट में भी फंक्शन हो, तो फिर इसे कैसे करना है। बाज़ औक़ात इनमें से कोई एक 0 भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट एक और प्रॉपर्टी है कि इफ एफ ऑफ एक्स इज पीरियोडिक विद पीरियड पी, देन कि अगर उसका पीरियड हमें मालूम हो और पीरियड पी हो, और हमें इंटीग्रेट करना हो इसे इंटेग्रल फ्रॉम 0 टू एन पी, यानी अपर लिमिट आप जरा चेक करें, गौर करें कि एन पी है, यानी एन टाइम पीरियड है, तो ये किसके इक्वल होगा? एन टाइम इंटेग्रल फ्रॉम 0 टू पी एफ ऑफ एक्स टी है। इसको अगर हम ज्योमेट्रिकली थोड़ा सा देखें तो बड़ा आसान है इसको चेक करना भी। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फंक्शन है, उसका पीरियड हम ले लेते हैं 3 है या 2 है, चले, इसका मतलब ये 1 और ये 2, तो फंक्शन का फॉर एग्जांपल 0 से 2 तक जैसा फंक्शन है, वैसा ही 2 से 4 तक भी होगा। 3 4, क्योंकि वो पीरियोडिक है और उसका पीरियड 2 है, तो इसका मतलब इससे आगे यहाँ तक भी ये ग्राफ ऐसे ही जाएगा। इसी तरह फिर 4 से आगे 5 और 5 से आगे 6, यानी 4 से 6 तक भी इसका ग्राफ वैसा ही बनेगा, इस तरह से। तो अगर हम इसे यहाँ से यहाँ तक टोटल इंटीग्रेट करना चाहते हैं, तो क्या ये अच्छा नहीं है कि हम इसे सिर्फ एक पीरियड तक इवेलुएट कर लें, और उसे उसके टोटल जितनी मर्तबा हमने उसको इंटीग्रेट करना है, यानी ये जो साथ में n है, तो n यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें। यानी यहाँ सिर्फ यही काम बताया गया है कि अगर 0 से n p तक आपने फाइंड करना है और p उसका पीरियड है, तो आप उसे सिंपली 0 से p तक इंटीग्रेट कर लें, और वो जो साथ में n है, वो इस इंटेग्रल के साथ मल्टीप्लाई करवा दें। तो ये इसकी चंद एक प्रॉपर्टीज हैं जो आज के लेक्चर में यूज भी होने वाली हैं। ओके, तो अब चलते हैं हम एमसीक्यूज की तरफ, जो कि हमने अब टैकल करने हैं। जरा क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, द एवरेज वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स ऑन 0 टू 3 इज, ये अभी हमने डिस्कस किया है कि एवरेज वैल्यू क्या होती है, 1 ओवर बी माइनस ए इंटेग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स एंड डी एक्स। तो जस्ट इसको इंटीग्रेट करना होगा हमें, 1/3 माइनस 0 इंटेग्रल फ्रॉम ए टू बी, यानी 0 टू 3 एफ ऑफ एक्स, जो कि है 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और साथ होगा डी एक्स। तो मेरा ख्याल है ये आप सॉल्व कर लेंगे ना। 1/3 इंटेग्रल यानी 4x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3, और इसमें आप लिमिट्स पुट कर दें 0 से 3 तक, तो जो आंसर आएगा वही ठीक हो। ओके जी, निम्रा अकरम बता रही हैं कि 1, चले मैं 1 पे ही निशान लगा देता हूँ, बल्कि नहीं लगाता, आप इसको खुद कंफर्म कीजिए। ओके, नंबर 2, वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग दिस इज, यानी ये वाला एक इंटेग्रल है, इंटेग्रल ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाय ई पावर एक्स माइनस 1। इस इंटेग्रल को बताया गया है कि दिस इज इक्वल टू पाई ओवर 6। तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है कि ये
एक्स की किस वैल्यू के लिए ये वाले इंटेग्रल का आंसर इक्वल है पाई/6 के? जी, कोई आइडिया आप बता सकते हैं इसके बारे में कि ये हमें कैसे करना चाहिए? 1 आएगा जी, ठीक है, 1 तो आएगा, लेकिन सॉल्व कैसे करेंगे? एनी गेस अबाउट इट? फंडामेंटल थ्योरम? ओके, इसके अलावा कोई और ऑप्शन? सब्स्टिट्यूट कर लें, ठीक है, और कोई? चलें जरा सब्स्टिट्यूट करते हैं, फिर मैं फंडामेंटल थ्योरम की बात भी करता हूँ। इसको इंटीग्रेट ही करना है ना, e⁻x-1 को, तो इंटेग्रल के यानी स्क्वायर रूट के इनसाइड है, तो बल्कि ऐसा करते हैं, ये सारा स्क्वायर रूट वाले को ही हम u सपोज कर लेते हैं। u सपोज करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ e⁻x-1। तो अगर ये u है तो u स्क्वायर इक्वल होगा e⁻x-1, और यहाँ पर dx भी इन्वॉल्व है, तो 2u du डिफरेंशियल ले रहे हैं, दैट विल बी इक्वल टू e⁻x और साथ में होगा dx। ओके, अब e⁻x किसके इक्वल है? यहां से देखा जाए तो 2u du इक्वल है e⁻x जो कि है u स्क्वायर प्लस 1 और साथ में है dx। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि dx इज इक्वल टू 2u डिवाइडेड बाय u स्क्वायर प्लस 1 और साथ में है du। सो अब जरा इस इंटेग्रल की तरफ वापस आते हैं जो कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड है। तो इंटेग्रल आई किसके इक्वल होगा? इंटेग्रल, लेकिन इसके साथ हमें लिमिट्स भी बदलना होंगी। ये क्वेश्चन इसीलिए यहाँ पर सेट किया गया है, ताकि ये आइडिया रहे कि अगर हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो जो नया वेरिएबल है, लिमिट्स भी उस नए वेरिएबल के अकॉर्डिंग सेट की जाती हैं। तो अगर u के लिए बात करें, हमारे पास u क्या है? स्क्वायर रूट e⁻x-1। x अगर नेचुरल लॉग ऑफ 2 हो तो u किसके इक्वल होना चाहिए? देन u विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ e⁻x, यानी e पावर नेचुरल लॉग ऑफ 2, सो 2 माइनस 1, इट विल बी 1, सो लोअर लिमिट हमें मिल गई 1, और अपर लिमिट x है, और यानी x अब किसके इक्वल होगा? सो x की जगह लिखा जाएगा जस्ट u। नो नो नो, अगर x है तो एक, अगर अपर लिमिट x है तो u हम सपोज कर चुके हैं स्क्वायर रूट ऑफ e⁻x-1, तो x ही पुट करेंगे, तो ये बन जाएगा जस्ट u। सो इंटेग्रल फ्रॉम 1 टू u, और इन साइड बन जाएगा dx की जगह लिखेंगे 2u डिवाइडेड बाय u स्क्वायर प्लस 1, और इसके साथ ये एक मौजूद है u, यानी स्क्वायर रूट भी मौजूद है, सो यहाँ पर साथ में एक u होगा, और ये है साथ में du। तो इस u से ये u कैंसिल, ये बन गया इंटेग्रल फ्रॉम 1 टू u, 2 बाहर चला गया, du डिवाइडेड बाय u स्क्वायर प्लस 1। तो इसको हम इंटीग्रेट कर लेते हैं, ये बन जाएगा 2 और tan इनवर्स u। ओके, इतने डिटेल्ड एमसीक्यूज पीपीएससी में आ सकते हैं जहां टाइम बहुत लिमिटेड है? जी, मैं पहले भी ये बता चुका हूं कि जरूरी नहीं है कि इस तरह के आने हैं। बेसिक मकसद हमारा सिर्फ ये सीखना है कि इस तरह के क्वेश्चन से हमें और बहुत सारी बातें पता चलती हैं। मसलन इसी क्वेश्चन में हम ये सीख रहे हैं कि अगर हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं, मेरे लिए बड़ा आसान काम है कि मैं बड़े ही आसान से एमसीक्यूज लिखूं, ना उन पे मुझे टाइम लगाना पड़े, ना आपको टाइम लगाना पड़े, आप बड़े सेटिस्फाइड रहेंगे। लेकिन मैं नहीं समझता कि वो मुनासिब तरीका है। थोड़े से लेंथी और कैलकुलेशन वाले एमसीक्यूज करने में फायदा ये है कि इससे रिलेटेड और बहुत सारी चीजें, जो आसान चीजें हैं, वो आप बड़ी अच्छी से कर लेंगे। थोड़ी सी मुश्किल को टैकल करने से फायदा ये है कि थोड़े आसान, जो ज्यादा आसान है, वो आप आसानी से कर सकते हैं। ओके, अच्छा, तो हम ये सॉल्व कर रहे थे कि इंटीग्रल फ्रॉम नेचुरल लॉग टू टू एक्स dx डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट e⁻x-1। हमने सपोज किया कि e⁻x-1 जो है वो इक्वल है स्क्वायर रूट में u के इक्वल है, सो u स्क्वायर विल बी e⁻x-1। अच्छा, ये किसके इक्वल बना है अभी तक? 2 tan इनवर्स u, लेकिन हमें x नहीं मिला, हमें तो x चाहिए था। चलें एक काम और करते हैं,
कैसे भला? हम इसमें ये जो लिमिट्स हैं इनको छेड़ते ही नहीं, हम सिर्फ इंटेग्रल को पहले इवेलुएट कर लेते हैं। इंटेग्रल ऑफ dx डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ e पावर x माइनस 1, इसको सॉल्व करते हैं, यानी जस्ट इंडेफिनिट इंटेग्रल को सॉल्व करते हैं। ये बन जाएगा इंटेग्रल ऑफ dx की जगह हम लिखेंगे 2u डिवाइडेड बाय u स्क्वायर प्लस 1 और साथ में du, और ये नीचे क्या मौजूद है, स्क्वायर रूट ऑफ e पावर x माइनस 1, जिसको हम सपोज कर चुके हैं कि वो u है। तो इस u से ये u कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा 2 tan इनवर्स u, और प्लस सी ना लगाएं। अच्छा, अब हम लिमिट्स की बात कर लेते हैं। अच्छा, इसे u को भी रिप्लेस कर देते हैं x के साथ, तो ये बन जाएगा 2 tan इनवर्स और स्क्वायर रूट में e पावर x माइनस 1, क्योंकि u यही है। अगर मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई कर दें तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा x माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 2। मीन वैल्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग नहीं, मीन वैल्यू थ्योरम कैसे अप्लाई करेंगे जी? एवरेज होता है वो तो, ओके ओके, चले मैं आता हूँ इस तरफ दोबारा। अच्छा, ये है हमारे पास, इसका आंसर आया। अभी इसको जस्ट इनडेफिनिट इंटीग्रल को सॉल्व किया, लेकिन हमें तो डेफिनेट करना है, यानी उसमें लोअर लिमिट 2 नेचुरल लॉग 2 और अपर लिमिट x भी पुट करनी है। तो जब हम डेफिनेट इंटीग्रल की बात करेंगे नेचुरल लॉग ऑफ 2 टू x, तो इसमें हम पहले अपर लिमिट पुट करेंगे x, और फिर लोअर लिमिट भी पुट करेंगे नेचुरल लॉग ऑफ 2। तो x पुट करने से तो ये x ही रहेगा ना, यानी 2 tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ e पावर x माइनस 1, और माइनस जब नेचुरल लॉग ऑफ 2 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 2 tan इनवर्स, और स्क्वायर रूट के इनसाइड x की जगह नेचुरल लॉग ऑफ 2 जब लेगा तो ये e पावर नेचुरल लॉग 2, e और नेचुरल लॉग कैंसल, सो 2 माइनस 1 इट विल बी 1। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1, तो इसे हम 1 ही लिख लेते हैं। और जो इंटेग्रल की वैल्यू हमें गिवन है वो क्या है, पाई बाई 6 है। तो अब यहां से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी। tan इनवर्स 1 जो है वो पाई बाई 4 होता है, इसको मैं हटा के लिख ना लूं, tan इनवर्स 1 पाई बाई 4 है। अच्छा, पाई बाई 4 को भी सॉल्व करें तो 2 2 जार 4, तो ये पाई बाई 2 है, तो ये बन गया पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 2, दैट इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ e पावर x माइनस 1। तो 2 उधर चला जाएगा, पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 2, यानी अब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा tan ऑफ पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, एंड दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ e पावर x माइनस 1। तो इसका स्क्वायर भी लेंगे दोनों साइडों पे, तो यहाँ से स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। फिर यहाँ से ये जो माइनस 1 है इसको भी राइट साइड पर भेज देंगे, तो यहाँ e पावर x रह जाएगा, यानी इधर बन जाएगा प्लस 1, और यहाँ पर होगा e पावर x, और हमें सिर्फ x चाहिए, तो दूसरी साइड पर नेचुरल लॉग भी ले लेंगे। तो ये थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन यहाँ फर्दर। आंसर इज x माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 2 बता रहे हैं जी। नहीं, x माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 2 तो नहीं आएगा जी, इसको आप थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो इन्हीं में से कोई एक एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। ये ठीक है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। इंटेग्रल फ्रॉम, यहाँ माइनस पाई बाई 8 है, माइनस पाई बाई 8 से प्लस पाई बाई 8 तक हमने इसको इंटीग्रेट करना है। एक्स पावर 10 साइन पावर 9x और dx है। अच्छा, जब मैंने पहले भी बताया था कि अगर अपर लिमिट और लोअर लिमिट एक दूसरे का नेगेटिव हो, तो फिर आपको रुक कर ये पहले देखना चाहिए कि क्या ये वाला फंक्शन कहीं ऑड तो नहीं है। ऑड हो तो फिर तो ये सबसे अच्छी बात होती है कि वो जीरो बनने जा रहा होता है। अच्छा, ये ऑड है, अगर हम फंक्शन ले लें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर 10 साइन पावर 9x। अब ये भी आपको याद रहना चाहिए कि एक इवन फंक्शन और एक ऑड फंक्शन का प्रोडक्ट ऑड फंक्शन होता है। यहां से आप देखें, ये जो x पावर 10 है ये इवन है, या फिर आप चेक कर लें, और ये वाला फंक्शन ऑड है, तो अगर ऑड और इवन को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऑड फंक्शन मिलेगा। तो चूंकि ये वाला फंक्शन ऑड है और लिमिट्स लोअर लिमिट अपर लिमिट एक दूसरे का नेगेटिव है, सो दैट्स व्हाई इंटीग्रल की वैल्यू जीरो, यानी इसे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 मैक्सिमम ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स
इज डी एक्स, यानी इनमें से देखना है कि मैक्सिमम कौन सा है। जरा आप देखें इनके ग्राफ के बारे में, साइन एक्स का ग्राफ किस तरह चलता है, कहां से कहां तक जाना है, 0 से π/2 तक। ये अगर π/2 है तो 0 से π/2 तक यूं जाता है, साइन का ग्राफ यहाँ पर 1 हो जाता है। अच्छा, ये है साइन एक्स। और दूसरा क्या है, कॉज एक्स। तो कॉज एक्स का ग्राफ 1 से नीचे आता है यहां तक, है ना। तो हमें इनमें से उसको इंटीग्रेट करना है जो मैक्सिमम है। लेकिन मैक्सिमम इस ग्राफ से आप देखें तो π/4 तक इनमें से जो मैक्सिमम है वो कॉज एक्स है, और π/4 के बाद इनमें से जो मैक्सिमम है वो साइन एक्स है। यानी हमें इस इंटेग्रल को π/4 पर स्प्लिट कर लेना चाहिए। सो पहले हम 0 से π/4 तक स्प्लिट करेंगे और फिर π/4 से π/2 तक स्प्लिट करेंगे, और साथ में dx भी। अच्छा, अब आप देखें 0 से π/4 तक इनमें से मैक्सिमम कौन सा है, इनमें से मैक्सिमम है cos x, यानी cos x को इंटीग्रेट करेंगे 0 से π/4 तक, और π/4 के बाद π/2 तक इनमें से मैक्सिमम है sin x, तो यहाँ पर sin x को इंटीग्रेट करेंगे। तो आप जस्ट इनको इंटीग्रेट करेंगे और देखेंगे कि इनमें से आंसर कौन सा है। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ यही बताने की कोशिश की गई है कि अगर इस तरह से इनमें से मैक्सिमम चूज करना हो तो थोड़ा सा ग्राफ से भी हेल्प ली जा सकती, या फिर उसे पता होना चाहिए कि कहां पर वो ब्रेक हो सकता है। किसी इंटरवल के दरमियान कुछ पॉइंट्स पर उनमें से एक फंक्शन मैक्सिमम हो सकता है और उनके बाद दूसरा फंक्शन मैक्सिमम हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, इंटेग्रल फ्रॉम -1 to 1 mod of x dx। क्या आप में से कोई बताएगा कि इसका आंसर क्या है, अगर आपने इसे सॉल्व किया है तो। 0, देखा ना, या आप जल्दी कर गई हैं। 0 नहीं है इसका आंसर। देखते हैं कैसे नहीं है। अच्छा, ये है -1 से 1 तक, आपने सिर्फ देखी लिमिट, इस फंक्शन को देखा ही नहीं। आपने कहा जी क्योंकि लिमिट -1 से 1 तक है, नेगेटिव है एक दूसरे का, तो ये 0 होगा। ऐसा जरूरी नहीं है, उसके इनसाइड फंक्शन का ऑड होना भी जरूरी है, जबकि ये ऑड नहीं, इवन फंक्शन है एक्स मॉड। तो अगर इवन हो तो -1 से 1 तक इवन फंक्शन जो है, इसको हम यूं भी तो लिख सकते हैं, 2 टाइम इंटेग्रल फ्रॉम 0 to 1 एंड मॉड ऑफ एक्स dx। ये प्रॉपर्टी है इवन फंक्शन की। अच्छा, तो इसका मतलब हम इसे ये सॉल्व करने वाले, इंटेग्रल फ्रॉम 0 to 1। अच्छा, 0 से 1 तक मॉड ऑफ एक्स एक्स होता है एंड dx, क्योंकि ऑलरेडी हम एक्स इंटरवल जो ले रहे हैं वो 0 से 1 तक ले रहे हैं। 0 से 1 तक मॉड ऑफ एक्स पॉजिटिव एक्स के इक्वली होता है। तो हमें जस्ट इसको इंटीग्रेट करना है, ये बन जाएगा 2x² over 2, और इसकी लिमिट्स होंगी 0 से 1 तक। 2 से 2 कैंसिल, सो ये बन गया 1² - 0² विच इज इक्वल। तो इसका राइट ऑप्शन बी है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इंटेग्रल फ्रॉम 0 to 10 पाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू व्हाट। अच्छा, अभी कुछ कह रहे थे जी, इतने लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं तो अगर आप प्रीवियस पीपीएससी के क्वेश्चन उठाकर देख लें तो उनमें वाकई कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो लेंथी थे। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे लाजमी थे जो कि लेंथी थे। तो हो सकता है इनमें से ही कोई हो उसी तरह के। अच्छा, नंबर 6, इंटेग्रल फ्रॉम 0 to 10 पाई और स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अगर आप में से किसी ने इसको सॉल्व किया तो मुझे बता सकता है कि कैसे करें और क्या इसका आंसर आना चाहिए। पीरियोडिक है, ओके जी, पीरियोडिक तो ये है। इसके अलावा, ओके वेरी गुड। अच्छा, इसे हम लिख सकते हैं इंटेग्रल फ्रॉम 0 to 10 पाई। अच्छा, ये भी बता रहे हैं कि 0 है। चलिए देखते हैं कि क्या ये 0 इसका आंसर आता है या नहीं आता। सी cos 2x, चलिए देखते हैं। अच्छा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसको हम लिखेंगे इंटेग्रल फ्रॉम 0 to 10 पाई। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है cos स्क्वायर एक्स, और इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे और ये dx है। अब गलती आप यहां पर करेंगे कि इसे 0 to 10 पाई लिखेंगे और यहाँ जस्ट लिख देंगे cos x और dx, है ना।
स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, लेकिन यहाँ इसके साथ इसका मॉड लगाना है, क्योंकि हम ये जानते हैं ए स्क्वायर स्क्वायर रूट इज ऑलवेज इक्वल टू मॉड ऑफ ए। ओके, चलें हाफिज काशिफ बात करते हैं। ओके, तो cos x का जब मॉड है तो 0 से 10 पाई तक है। हमें देखना यह है कि ये कहां पर इसका पीरियड कितना है cos x मॉड का। वैसे cos x का जो पीरियड है वो होता है 2 पाई, है ना। लेकिन cos x मॉड का पीरियड कितना है ये भी हम इसको ग्राफ से भी देख सकते हैं और वैसे भी चेक कर सकते हैं। cos का पीरियड, cos का ग्राफ कुछ यूं चलता है ना। ये हमारे पास है पाई/2, ये है हमारे पास पाई। इस तरह से इससे आगे चलते हैं तो ये है हमारे पास 3 पाई/2। नेक्स्ट यहाँ पर है पाई और 2 पाई एंड सो ऑन। तो जब हम इसका मॉड ले लेते हैं, मॉड लेने से ग्राफ पे ये फर्क पड़ता है कि जो नेगेटिव पोर्शन है वो भी पॉजिटिव बन जाता है। ये है cos x का ग्राफ, और अगर मैं cos x मॉड का ग्राफ बनाऊंगा तो वो कुछ ऐसा होगा। यहाँ पर पाई/2 है, यहाँ पर पाई है, यहाँ पर 3 पाई/2 है, और यहाँ पर हम ले लेते हैं 2 पाई। तो 1 से पाई/2 तक ये, लेकिन जो उसके बाद नेगेटिव पोर्शन है उसको भी पॉजिटिव बनाना है, यानी ये भी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये कुछ यूं जाएगा, है ना। जो नीचे वाला पोर्शन है वो भी ऊपर की तरफ, यानी नेगेटिव पोर्शन भी रिफ्लेक्ट हो जाता है अबाउट एक्स एक्सेस। अच्छा, उसके बाद 3 पाई/2 से ऑनवर्ड तो ये ऐसे ही है ना। तो अब आप देखें इसका पीरियड कितना है, इसका पीरियड है पाई। क्योंकि 0 से पाई तक जैसा ग्राफ है वैसा ही पाई से आगे 2 पाई तक भी है। सो cos x mod इज अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ पीरियड पाई। ओके, इसको 2 पाई लेकर नहीं चलना, दिस इज पीरियोडिक ऑफ पीरियड पाई। और अगर हम इसे चेक भी करें तो cos ऑफ x प्लस पाई अकॉर्डिंग टू रूल इसका मॉड भी है। cos पाई प्लस एक्स होता है नेगेटिव साइन एक्स। तो नेगेटिव साइन एक्स मॉड, तो मॉड के अंदर नेगेटिव पॉजिटिव बन जाता है, तो ये अगेन से, सॉरी सॉरी, माइनस कॉस एक्स मॉड। तो माइनस कॉस एक्स मॉड, सो अगेन दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ कॉस एक्स। सो दैट्स व्हाई cos x mod इज अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ पीरियड पाई। ओके, तो अगर हम वो पीरियड वाली कंडीशन यूज करें तो पाई के साथ 10 मौजूद है, तो इसे लिखा जाना चाहिए 10 इंटेग्रल फ्रॉम 0 to पाई एंड मॉड ऑफ cos x एंड dx। ओके, बाकी नेक्स्ट मीटिंग में इसको मुकम्मल करते हैं। जी करीमदाद, ये मॉड तो इसके साथ होगा। इवन फंक्शन हो तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि उसके साथ मॉड नहीं लगना। ओके, बाकी इसको नेक्स्ट मीटिंग में मुकम्मल करते हैं।